हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज पे डिस्कशन रखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री क्या होती है और मॉलिक्यूलर असिमेट्री क्या होती है। वहां पे हम लोगों ने मेंशन किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डिसिमेट्री के लिए बोला गया था कि थ्री जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री होगा। मॉलिक्यूल को कायरल बोला जा सकता है और मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। तो ये यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो सभी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। एक चीज भी अगर हम लोग चेक कर पा रहे हैं तो इन दैट केस जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि वो डिसिमेट्री और सिमेट्री का क्या कोरिलेशन रहता है। ऑप्टिक जो लाइट इंटरेक्ट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट, तो उनका इंटरेक्शन का क्या मीनिंग है। जैसे आप समझना कि अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी ली गई, इस तरीके से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिया गया, जस्ट ये विजुअलाइजेशन का खेल है, ऐसे लिखा गया रहता है, ठीक है, मेंशन किया गया रहता है कि अगर मान लो आपने कंसीडर किया कि ये आपका एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी है, उस केस में आप क्या देखने को मिलेगा आपको कि लाइट अगर पास कर रहा है, जैसे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट अगर इससे पास कराया जा रहा है, ठीक है, तो मान लो ये जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। ये बात समझ में आती है कि इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। जस्ट एज्यूम कर लो कि ये सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, पोजेस सिमेट्री। तो इन दैट केस अगर लाइट पास किया तो ये क्या करेगा, ये एक पार्ट, इसको हाफ पार्ट जो इस मॉलिक्यूल का है, इसको सम एंगल से रोटेट कराए। जस्ट विजुअलाइज करना, ऐसे रोटेशन होगा। अब होगा क्या कि अनदर पार्ट, क्योंकि इसका जस्ट मिरर इमेज है, अनदर पार्ट जस्ट इसका मिरर इमेज है, तो इन दैट केस ये इक्वली इसको रोटेट करा देगा। यही कहानी रहती है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर हाफ पार्ट उसका अनदर हाफ पार्ट का मिरर इमेज है, तो अगर हाफ पार्ट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, उतने एंगल से हाफ पार्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है। तो इस केस में क्या देखते हो आप, नो डेविएशन। एक बोलने का तरीका है कि हम लोग अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लें तो व्हाई देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व, यानी व्हाई देयर इज नो रोटेशन इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल सा केस है। क्या हुआ कि द हाफ पार्ट विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड हाफ पार्ट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड इक्वल अमाउंट में, एंड इक्वल अमाउंट में अगर रोटेट कराया गया तो डेविएशन भी होगा। अगर ये अनसिमेट्रिकल, कुछ ऐसे मैं कंसीडर कर लूं कि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिसिमेट्री का मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी से, क्यों लेना देना इसको, जैसे ऐसे डिसिमेट्री है। अब होगा क्या कि जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया हम लोगों ने, इसको सम एंगल से इसने रोटेट करा दिया, हाफ पार्ट रोटेट किया। अब क्या हुआ कि जब हाफ पार्ट की रोटेट करने की बारी हुई तो उतने एंगल से इसको रोटेट नहीं करा पाया, उतने एंगल से रोटेट नहीं कर पाया जितना हाफ पार्ट से इस हाफ पार्ट में रोटेट कराया था। ये मॉलिक्यूल का जो डिसिमेट्री होता है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इस पर्टिकुलर डेविएशन। मान लो इसको कैसे होना चाहिए था, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो इसको ऐसे जाना चाहिए था लाइट, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हियर सम डेविएशन इज देयर, सम थीटा इज देयर, और यही डेविएशन हम लोग देख पाते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन जो रिजल्ट आता है पोलारीमीटर के अंदर, यही भी देख पाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री प्रेजेंट है। डिसिमेट्री हो जाए या असिमेट्री भी होगा तब भी वो रिजल्ट देगा, असिमेट्री भी प्रेजेंट होगा तब भी रिजल्ट देगा। लेकिन अदर वे अराउंड बोलना गलत है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होगा, वो बोलना गलत है। डिसिमेट्री तो होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज कायरल, कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कंपाउंड है डिसिमेट्री, ये सभी बोला जा सकता है। आपस में सभी इंटरकनेक्टेड है। ये असिमेट्री बस आता है जब हम लोग बोलते हैं कि सभी के सभी जो 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दैट आर एब्सेंट, तो इन दैट केस बोला जा सकता है कि मॉलिक्यूल इज असिमेट्री। डिसिमेट्री के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। इवन एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी इसमें जिक्र नहीं किया जाता। एक बार जेईई एडवांस ने क्वेश्चन पूछ दिया, इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग करेंगे। वहां पूछा था कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस कर सकता है। लोगों के दिमाग में क्या बन जाता है कि कंपाउंड डज नॉट पोजेस एनी सिमेट्री एलिमेंट, उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, ये गलत है। कंपाउंड डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, डज नॉट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, डज नॉट पोजेस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जनरली आपको क्या होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही पता चल जाएगा 99% केसेस में। इवन आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री वैसे ही कोर्स से एनसीईआरटी वाले थोड़ा बाहर रखते हैं,
मैक्सिमम केसेस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बस देख लेना, मॉलिक्यूल है डिसिमेट्री और नॉट, बस यही चेक करना है ना कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए डिसिमेट्री चेक कर लेना, बस सिंपली देख लेना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। मैक्सिमम केसेस में आपको काम ये आसान कर देगा, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान अब रास्ता है, इससे भी आसान रास्ता है इसको पहचानने का कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है कि नहीं शो कर सकता, ठीक है। ये तो है रास्ता, ये सबसे वेल प्रिपेयर्ड जो है 1 by 1 स्टेज पे हम लोग गए हैं। 1 by 1 स्टेज पे एक तो लैब में पोलारीमीटर के बेसिस पे हम लोगों ने किया। जस्ट एक बार मैं इसको स्क्रैच कर देता हूं कि कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। क्या मैंने बोला, पोलारीमीटर के बेसिस पे देखा। देन आप क्या देख सकते हो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाए, ये भी सही है। आप देख सकते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाए, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाए। उसके अलावा हम लोगों ने क्या मेंशन किया कि मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री, ठीक है, मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री। तो या तो आप ये देख लो पोलारीमीटर से चेक करके आओ, तब पता करो कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लैब में जाके पोलारीमीटर से यूज करके, लैब में होगा भी नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल तक तो लैब में होगा भी नहीं। तो पोलारीमीटर से चेक किया जा सकता था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना के देखा जा सकता है, ठीक है, कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, या ये देखा जा सकता है कि मॉलिक्यूल पोजेस कर रहा है कि डिसिमेट्री। ये आसान है, अभी तक का सबसे आसान चीज मुझे यही दिखा। या आप देख लो कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्री प्रोसेस कर सकता है कि नहीं। क्या देखना होगा, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एलिमेंट प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज द कायरल, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने का वे। अब एक और डिस्कशन में पार्ट बनता है, दैट इज कायरल सेंटर। कायरलिटी तो डिस्कशन में आ गया है, लेकिन कायरल सेंटर डिस्कशन का पार्ट अभी नहीं बना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, यही डिस्कशन का पार्ट है, कायरल सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कायरल कार्बन को लेकर। कायरल सेंटर में पहले हम लोग बात करते हैं कायरल कार्बन को लेकर, ठीक है, कायरल कार्बन। और भी आ सकते हैं कायरल सेंटर में, और भी एलिमेंट आ सकते हैं। कायरल कार्बन हो सकता है, कायरल नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, पॉसिबल है। कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है, आप समझना इस बात को, सिंपल सा केस है ये। इसी को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन है क्या, ये समझते हैं, असिमेट्रिक कार्बन समझते हैं इस बात क्या होता है, ठीक है। एक कार्बन, ठीक है, इवन और आसान रास्ता प्रोवाइड करेगा मॉलिक्यूल की कायरलिटी को पता करने के लिए, या मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता करने के लिए, इवन उससे भी आसान रास्ता प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। कुछ केसेस में देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप इसी से पता कर लोगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं शो करेगा, करेक्ट। तो आप आते हैं, बात करते हैं कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन हम लोग बोल रहे हैं। क्या, इफ कार्बन अटैच टू 4 different group, then it is called as chiral carbon. Then it is called as chiral carbon or asymmetric carbon. जिसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग C स्टार से, लाइक दिस। ये कायरल सेंटर कहलाता है। कायरल सेंटर जहां पे कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। क्या, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, समझना इस बात को। कार्बन, फ्लोरीन मैं ले लेता हूं, क्लोरीन ले लेता हूं, ब्रोमीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या हाइड्रोजन एक ले लिया जाए, ठीक है। चलो 4 ग्रुप लगा दिए यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना, क्या इस कार्बन को मैं कायरल बोल सकता हूं? 1, 2, 3 और ये 4 ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये मैं बोल सकता हूं दिस कार्बन इज कायरल, ठीक है। अब जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कायरल कार्बन की, जो कायरल कार्बन है वो सिमेट्री नहीं पोजेस करता है, लैक द सिमेट्री। कायरल कार्बन, ये मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं, कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन लैक सिमेट्री एलिमेंट,
सिमेट्री एलिमेंट, इनमें कायरल कार्बन में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया असिमेट्रिक कार्बन। और अब इसलिए अगर असिमेट्रिक कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है, कार्बन की मैं बात करूं, मॉलिक्यूल पे अभी आएंगे हम लोग कि क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट होने से मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा, उसका डिस्कशन का पार्ट अभी बनेगा, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो आप, इसको अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं, पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, या तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो रहा है, समझना इस बात को। अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं तो क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ब्रोमीन इस साइड में जाएगा, ब्रोमीन इज लाइक दिस, आयोडीन हमारा AI ग्रुप रहा। इसको क्या करना है, आपको 180 से रोटेट करना है, 180 से रोटेट कराओ तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन के आएगा, रोटेट करने से नया मॉलिक्यूल नहीं जनरेट होने वाला। क्लोरीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन जो कि डाउन द प्लेन है ये एबव द प्लेन आ जाएगा, और आयोडीन जो कि एबव द प्लेन है बिलो द प्लेन चला जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज कराना चाहे तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये कायरल कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कायरल कंपाउंड, क्योंकि इट डज नॉट पोजेस, इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। या अदर वे है कि आप इसमें देख लो कि कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो जो है पहले मेंशन कर दिया गया ना, कायरल कार्बन लैक अ सिमेट्री एलिमेंट, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करे दो हाफ में, सच दैट कि वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट, यानी कि दिस मॉलिक्यूल लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री। और भी जितने सिमेट्री एलिमेंट है, इज दिस मॉलिक्यूल पोजेस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इज दिस मॉलिक्यूल पोजेस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नहीं हो सकता है। आप इसको जो है अगर किसी पार्टिकुलर एंगल से रोटेट करा के मिरर इमेज भी लेना चाहो, दिस इज नॉट गोइंग टू जनरेट ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मिरर इमेज आप लोगे तो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर को पहचानने का क्या तरीका है, सिंपल सा केस है कि आप देखो कि उसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, 1 2 3, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है। तो 4 ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये जो सेंटर होगा इसको बोला जाएगा कायरल सेंटर। और अगर ये कार्बन है, स्पेसिफिकली ये कार्बन दिया हुआ है, इसको बोला जाएगा कायरल कार्बन। ये जो मॉलिक्यूल है विथ वन कायरल सेंटर के साथ में, ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक इन नेचर है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। तो जब लाइट पास कराया जाएगा ना, ये रिजल्ट देखने को मिलेगा इस मॉलिक्यूल के साथ में। जब इसके साथ प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएगा ना, तो क्या होगा कि हाफ पार्ट इसका जस्ट एज्यूम करो कि हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं है, तो हाफ पार्ट इसको सम एंगल रोटेट कराएगा और अनदर हाफ पार्ट इसको सम अनदर एंगल के साथ रोटेट कराएगा। तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, सम ऑप्टिकल रोटेशन विद दिस मॉलिक्यूल वी हैव टू ऑब्जर्व। ऑप्टिकल रोटेशन आप देखोगे इस मॉलिक्यूल के साथ में, बिकॉज इसका मॉलिक्यूल असिमेट्रिक इन द नेचर है विथ वन कायरल सेंटर के साथ में। जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर होने से मॉलिक्यूल भी ये जो है कायरल होगा, ये दोनों डिफरेंट चीजें अभी मेंशन किया जाएगा। बस ये पहले पहचानो कि कायरल कार्बन, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कायरल कार्बन किसको बोला जा रहा है, if carbon attached to 4 different group, then it is called as the chiral carbon or asymmetric carbon. This chiral carbon क्या lack करेगा, symmetry element, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, if compound contain, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है। क्या है पॉइंट, इफ कंपाउंड, अभी आते हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग को पता करना रहेगा कि कायरल कार्बन है कि नहीं। इफ कंपाउंड contain only one chiral center, ठीक है। वो कायरल कार्बन हो सकता है या कायरल नाइट्रोजन हो सकता है, जो भी। इफ कंपाउंड कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर, देन क्या होगा इसका मीनिंग, इट is asymmetric, that implies if compound contain only one chiral center, then it is asymmetric, that implies it is optically active। ये कब तक ट्रू है, जब तक कि
कंपाउंड के अंदर एक और एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक और एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। तो क्या मैं बोला हूं कि इफ कंपाउंड कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर, if compound contain only one chiral center like this molecule, then मैं 100% गारंटी के साथ बोल दूंगा कि it is asymmetric, और साथ साथ मैं ये भी बोल दूंगा कि it is going to be optically active. but यहीं पे कहानी स्टार्ट हो जाती है। if more than one chiral center is present, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है, then it may or may not be ऑप्टिकली असिमेट्रिक बोल दो, या ऐसा लिखा जा सकता है may or may not be डीसिमेट्रिक लिख सकते हो। It may or may not be disymmetric. That implies it may or may not be optically active. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, that will depend. अगर कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव पहचानना है तो आपको क्या देखना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो। ठीक है, ये बात किया जाता है। लेकिन अब कहानी यह है कि कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है तो क्या मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी डीसिमेट्रिक? नहीं। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर के केस में 100% मैं बोल सकता हूं। विथ वन कायरल सेंटर आई कैन से दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी असिमेट्रिक इन द नेचर एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। विथ वन कायरल सेंटर अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, कैसे पहचाना जाएगा कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए उस कार्बन के साथ में। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर तो आई कैन नॉट श्योर अबाउट द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। इसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता है। ऐसे कैसे जाएंगे जहां पे कि कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर डज नॉट गारंटी द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल for the case of if more than one chiral center is present. If only one chiral center is present, then we can say that the molecule is going to be optically active if only one chiral center is present. But if more than one chiral center is present, I cannot guarantee about optical activity of the molecule. ठीक है, I cannot guarantee. तो इसको आप मेंशन कर दो, फिर हम लोग पहचानते हैं कि कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग पहचानते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे जो है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इसमें स्टेटमेंट यही लिख दिया जाता है कि कायरल कार्बन लैक्स सिमेट्री एलिमेंट। जो भी सिमेट्री एलिमेंट होंगे सभी के सभी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे, इसलिए इसको असिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, इफ कंपाउंड कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज करेक्ट, इट इज असिमेट्रिक, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। देन इसके अलावा इफ मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट it may or may not be disymmetric, that implies it may or may not be optically active. हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दैट इज ऑन कायरल सेंटर। आपको पता करना है कि कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। क्या चेक करना होगा आपको कि उसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं उस कायरल सेंटर के नाम। पहले आइडेंटिफाई करो कायरल सेंटर की 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने ड्रॉ करता हूं, आपको बताना है कि कायरल सेंटर होगा कि नहीं। जैसे 1 by 1 केसेस कंसीडर करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इज दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल सेंटर और नॉट? बिल्कुल, ठीक है, ये कायरल सेंटर होगा। देखो अब ये मॉलिक्यूल केवल एक ही कायरल सेंटर कंटेन किया हुआ है ना, तो इसका जो मिरर इमेज होगा इस पे सुपर इंपोज नहीं करेगा। ऑलरेडी हम लोग इस एग्जांपल को ले चुके हैं। मॉलिक्यूल बोला जाएगा डिसिमेट्रिक है, बिल्कुल वो सही है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, सभी आपस में कोरिलेटेड है। अब यहाँ पे 1 कायरल सेंटर के साथ वो भी अब जुड़ गया है। 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो अगर मॉलिक्यूल के अंदर, वो भी चीजें जुड़ गई है। क्या? मॉलिक्यूल हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मॉलिक्यूल हैव डिसिमेट्री, या बोला जा सकता है मॉलिक्यूल हैव ओनली 1 कायरल सेंटर। तब ये केस करेक्ट है। एक से ज्यादा होगा तब नहीं होगा। अभी देखेंगे उस केस को भी देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिस इज अ कायरल सेंटर और नॉट? नहीं होगा कायरल सेंटर।
क्योंकि ये जो है अगर देखो आप, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप सेम, मिरर इमेज लोगे तो इसमें सुपर इम्पोज कर जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज लोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। या प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में दें तो हम लोग क्या बोले थे कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट होगा, इस ग्रुप में प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट होगा। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। आइए देख ही लेते हैं, ठीक है, कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। देखो इस मॉलिक्यूल को ऐसे डिवाइड किया जाए लाइक दिस, सच दैट कि ये जो मार्बल्स हैं ब्लू वाले ये डिवाइड हो जाए दो इक्वल हाफ में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही है। तो ये बोलना कि मॉलिक्यूल है पोजेस डी सिमेट्री, मॉलिक्यूल हैव द इस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सभी चीज करेक्ट है। या मॉलिक्यूल के पास में कायरल सेंटर नहीं, अगर एक भी कायरल सेंटर नहीं है ना मॉलिक्यूल के अंदर, तब हम लोग केसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखेंगे विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकली एक्टिविटी हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। ये तो हम लोग कायरल सेंटर की बात करें तो देखो इसमें नहीं हो पाएगा। अच्छा, हम लोगों ने मेथेन का भी बात किया था, मेथेन क्या कायरल कार्बन होगा क्या? सभी हाइड्रोजन फोरस सेम है, तब इसके अंदर मैं यही बोल सकता हूं कि दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। बिल्कुल वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। दिस डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर, कायरल सेंटर नहीं, ये भी करेक्ट है। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें और भी कैसे कंसीडर करना, जैसे कि दिस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इज दिस मॉलिक्यूल कंटेन एनी कायरल सेंटर? देखो आप ध्यान से, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो ये ग्रुप तो सेम हो गया ना, ये ग्रुप सेम हो गए, दिस टू ग्रुप आर सेम, नो कायरल सेंटर। क्रॉस में लगा देता हूं जिसमें कायरल सेंटर नहीं, नो कायरल सेंटर। आगे बात करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें मैं करूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें किया जाए, CH2 CH3, यहां पे मैं OH रख देता हूं। इज दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कायरल, कंटेन कायरल सेंटर? बिल्कुल। इस कार्बन पे आप फोकस करो तो ये OH से अटैच्ड है, H से अटैच है, CH3 से अटैच है और इथाइल ग्रुप से अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। बिल्कुल दिस कार्बन विल बी कंसीडर एज द कायरल कार्बन। ये कार्बन कायरल नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन हो गए ना, ये कार्बन कायरल नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कायरल कार्बन, यही कायरल सेंटर होगा। अच्छा, और भी केसेस कंसीडर करें हम लोग, CH3, दिस इज कायरल, कंटेन कायरल सेंटर और नहीं। देखो आप क्या ग्रुप अटैच है, इस कायरल कार्बन के साथ इथाइल प्रोपाइल और क्लोरीन ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया। 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब इन दैट केस उस कायरल कार्बन को बोला जा सकता है कायरल कार्बन, ठीक है, उस कार्बन को बोला जा सकता है कायरल। अच्छा, इस सिस्टम में भी देखते हैं, साइक्लिक सिस्टम के अंदर लाइक दिस, इज दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल कार्बन? दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल कार्बन? देखो आप, बिल्कुल, ये देखो आप, इस कार्बन की बात करते हैं तो ये एक रहा मिथाइल, एक रहा हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप इधर प्रोसीड करो ना इस चेन के अंदर, तो इधर जाओ या इधर जाओ, सेम टाइप के ग्रुप मिलेगा ना। अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूं, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, देखो कि सेम ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, सेम तरीके के ग्रुप दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इन दैट केस ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्रॉस में लगा देता हूं, ठीक है, नहीं हो सकता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए इस केस में, CH3H, CH3H, sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं ना 4 बॉन्ड का, 4 ग्रुप के बारे में तभी बात किया जा सकता है। इज दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल कार्बन? बिल्कुल। आप देखो, आप इस कायरल सेंटर की बात करूं कार्बन का, तो एक मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ ये ग्रुप अटैच्ड है, इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच है। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं रहे? दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो इन दैट केस सिंपल सा है कि आप इक्वली इस रिंग को डिवाइड करोगे तभी ये डिफरेंट ग्रुप दिख जाएंगे। या ऐसा करो कि इस रिंग के इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, मैंने इस कार्बन पे गए तो यहाँ पे मुझे मिथाइल नहीं मिला, बस इस कार्बन पे मिथाइल मिल गया, तो ये सेंटर कायरल सेंटर है। वैसे ही मैं इस कार्बन की भी बात कर सकता हूँ, सेम तरीके से, तो इसको भी कायरल बोला जा सकता है ना। दिस मॉलिक्यूल कंटेन कायरल कार्बन एटम, बट दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? सोचो थोड़ा सा, जो है पिछले लेक्चर में याद करो क्या मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, दिस कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री।
और ये बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोगों ने सेकेंड स्टेटमेंट लिखवाया। क्या लिखाया कि अगर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो इट मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। इट मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। देख सकते हो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो कंपाउंड था ये ऑप्टिकली एक्टिव बोला जा सकता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। क्या था ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हो आप गारंटी के साथ। ये भी बोल सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो बोला ही जा सकता है, कायरल सेंटर है ही नहीं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हो। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्यों कि दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप मॉलिक्यूल को अगर डिवाइड करो तो एक हाफ दूसरे हाफ के जस्ट इक्वल होगा, मिरर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करके आप दिखाता हूँ, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है इस आइडिया को समझना कि क्या मैंने मेंशन किया था आपको कि प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर डज नॉट गारंटी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर वन कायरल सेंटर ये करेक्ट है, इट विल गारंटी द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, बोल दिया गया ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक कायरल सेंटर है, बोल दिया गया कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और उसमें गारंटी के साथ बोला जाए ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग को मॉलिक्यूल की कायरलिटी देखना है। मॉलिक्यूल की कायरलिटी क्या बोलता है कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए, या ऐसा बोला जाए कि मॉलिक्यूल पोजेस डी सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ये बोलना रहता है। इसकी बात कर लिया जाए। दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन कायरल सेंटर, बिल्कुल ये वाला कायरल सेंटर है। ये दोनों, एक इसका सिस फॉर्म है और एक इसका ट्रांसफॉर्म, यही हुआ ना। देखो अब ट्रांसफॉर्म में क्या है, देखो आप ये भी कायरल सेंटर है। अब आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो वही मैं बोला हूं, दैट विल डिपेंड। क्या देखना होगा आपको, इनडायरेक्टली यही चेक करना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उस केस में अगर कायरल सेंटर एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बेझिझक बोल दो कि दैट कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बट एक से ज्यादा प्रेजेंट है, वी हैव टू ड्रॉ दिस मॉलिक्यूल। तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। जैसे लाइक दिस बेस्ट एग्जांपल आपके सामने। और भी केसेस कंसीडर कर लिया जाए, जैसे ये देख लो, ऐसे ड्रॉ किया जाए CH3। पहले आप मुझे बताओ कि दिस कंपाउंड कॉन्टेन कायरल सेंटर और नॉट, दिस कंपाउंड कॉन्टेन कायरल सेंटर और नॉट। पहले ये मुझे बताओ कायरल सेंटर कॉन्टेन करेगा कि नहीं। बिल्कुल, ये आपका कायरल सेंटर हो गया, ये हो गया। बट दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, दिस कॉन्टेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा, तब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तब तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वैसे ही अगर इसका आप ट्रांसफॉर्म लो, वही कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ में। अगर इसका ट्रांसफॉर्म ले लो लाइक CH3, देन व्हाट विल बी कंडीशन, ठीक है। सिस ये हो गया। अब ये रिजल्ट मत बना लेना कि सिस फॉर्म में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकली, बाद में देखा जाएगा, ड्रॉ करके देखेंगे हम लोग। बस मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज ऑप्टिकली कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर and this molecule does not have any plane of symmetry, तो in that case बोला जा सकता है this is compound is optically active। तो देख सकते हो दो कायरल सेंटर के साथ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। थोड़े और केसेस लेते हैं, थोड़े अच्छे केसेस लेते हैं इसमें। इसे बताओ कि हाउ मेनी कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। देखो कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट है, आप एक बार इसको देखो, मॉलिक्यूल्स को देखिए, हम लोग कंसीडर करें। देखना क्या इसको कायरल सेंटर बोला जा सकता है कि नहीं। ये sp2 है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए ना। sp2 वाले तो ऐसे ही आप नेग्लेक्ट कर दो, sp2 वाले कार्बन के बारे में सोचना ही नहीं, sp3 ही होना चाहिए, तभी तो 4 डिफरेंट ग्रुप आएंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3 है। अब बात करते हैं इसका। देखो इस कार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन हो गया जो दिखाया नहीं है, क्लोरीन हो गया। इधर जाओगे तो रिंग में प्रोसीड करो, रिंग में चलते जाओ। इधर देखोगे बेंजीन रिंग से मुलाकात हो रही है, इधर किसी और ग्रुप से मुलाकात हो रही है। दिस टू ग्रुप आर डिफरेंट, दिस सेंटर इज कंसीडर्ड एज द कायरल। वंस अगेन ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सोचना ही नहीं है। देन इसकी बात करें, यहाँ पे भी कहानी सेम है, वही 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा भाई। इधर रिंग में गए तो CO मिला, इधर गए तो कुछ और ग्रुप मिल रहा है, बिल्कुल ये कायरल होगा। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है। हाइड्रोजन है ना, ये तो कायरल नहीं हो सकता है।
इसकी बात करो आप, ये जो सेंटर है कायरल होगा कि नहीं, बिल्कुल ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ये भी कायरल होगा। ये कार्बन नहीं, ये कायरल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, ये एक CO के साथ अटैच्ड है, एक OH अटैच्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसे होगा ना, C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसके बारे में हम लोग कायरलिटी के बारे में नहीं सोच सकते, इसके बारे में कायरल सेंटर के बारे में। अब देखो ओवरऑल हो सकता है मॉलिक्यूल कायरल हो, पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसमें तो दिख रहा है ना कि नहीं हो सकता है ऐसी चीजें, लाइक दिस इस केस में ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस केस में होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा अगर कायरल सेंटर कंटेन किया हुआ। ऑल दो कई सारे कायरल सेंटर है, लेकिन ऐसा कभी केस नहीं आएगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसा कभी केस नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन ऑल केसेस। बट अभी के लिए बस ये हम लोग नहीं जाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, उसको मेंशन नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो ये केसेस होगा कायरल सेंटर में। और भी एग्जांपल ले लें हम लोग, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। CH3 CHBr CHCl CH3, ठीक है, इसमें बता दो। और एक और केस मैं ले लेता हूँ, CH3 बताना कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। देखो आप, दिस इज द कायरल सेंटर, दिस इज द कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, बस ये चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, क्या ये कायरल सेंटर, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या? नहीं। आप देखो क्यों नहीं होगा, जब मैं इधर से इस साइड में आऊंगा तो मुझे सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं, इधर से मैं इधर जाऊंगा तो सेम टाइप ऑफ ग्रुप मिल रहे हैं, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ना ये होगा ना ये होगा, सेम कहानी। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप कर देते हो, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे कर दो, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे आपने CH3 लगाया, यहाँ पे कहीं एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दो, तब इन दैट केस मैं बोल सकता हूँ कि ये कायरल, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया ना। अब इसके रिंग के इस साइड में जाओगे तो मिथाइल से मुलाकात हो रही है, इधर रिंग में जाओगे तो किसी ग्रुप का कोई ग्रुप नहीं है, तो दिस सेंटर इज अ कायरल। सेम कहानी इसके लिए जुड़ी हुई है, ये भी कायरल सेंटर होगा। तो ये हमारे सामने है कायरल सेंटर जो कंपाउंड है, जो भी कायरल सेंटर के अंदर प्रेजेंट। अब बस ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पॉइंट को आप जो है भूलना मत, कि अगर कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे पास डाउट लेकर यही आते हैं, हर साल पढ़ाने के बाद डाउट यही आता है कि सर इसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसको ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तब तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है तब इन दैट केस हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तब इन दैट केस हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। क्या रास्ता बचता है? कि हम लोग उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करें। अगर वो एब्सेंट है तो इन दैट केस वी कैन कंसीडर दैट मॉलिक्यूल इज द ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नोट डाउन कर लो, ये तो कायरल कार्बन की बात हुई। कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कायरल सेंटर पोजेस करते हैं, उसको भी यहाँ पे डिस्कशन हम लोग रख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखिए, तो कायरल सेंटर में अपार्ट फ्रॉम कार्बन और भी एटम है जो कि कायरल सेंटर पोजेस करेंगे। जैसे कि हम लोग ने क्या बोला कि 4 डिफरेंट ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में कार्बन ही प्रेजेंट हो, वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं और बात करूं इसमें सल्फर का, जैसे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रुप अटैच करा देता हूँ, ठीक है, सल्फर ही अटैच करा दिया जाए, यहाँ पे OH ले लूँ, यहाँ पे क्लोरीन ले लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है ना, इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप है, ऑक्सीजन, OH, सल्फर, क्लोरीन। इस सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोल सकते हैं। क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, तो इसको कायरल सेंटर बोल सकते हैं। ऐसे ही फास्फोरस के भी केस में हो सकता है। फास्फोरस में आपने लिया ये केस, ठीक है, फास्फोरस, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस ग्रुप आपने लगा दिया। तो दिस सेंटर चूंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसको भी हम लोग कायरल सेंटर में कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो इसको कायरल कार्बन नहीं बोला जाएगा। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना कि कौन विच कंटेन कायरल कार्बन एटम या कायरल एटम। अगर कायरल एटम पूछेगा तो फिर इन दैट केस वो भी एटम कंसीडर किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम कार्बन। अगर कायरल कार्बन पूछ दिया तो फिर तो आप कार्बन को काउंट करना, जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। लेकिन उसके साथ साथ अगर एटम भी और भी एटम प्रेजेंट है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी कायरल एटम इज प्रेजेंट, ठीक है, कायरल एटम इज प्रेजेंट इन दिस केस। नाइट्रोजन के केस में भी ऑब्जर्व किया जाता है। नाइट्रोजन के केस में जैसे आपने लिया ये हाइड्रोजन, ऐसे में लगा दूं CH3 CH2 CH3, ठीक है, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, ये ग्रुप, ठीक है। इस केस में क्या नाइट्रोजन के सेंटर को कायरल 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है ना, तो कायरल सेंटर तो हो सकता है, बट ये
कायरलिटी नहीं शो करता है। दिस पोजेस द कायरल सेंटर बट डज नॉट शो कायरलिटी। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें एक और फिनोमेना देखने को मिलता है कि ये ये जाता है रिंग फ्लिपिंग, ये जाता है रिंग नाइट्रोजन इन्वर्जन में। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। मतलब ये होता क्या है कि ये अपने मिरर इमेज में विदाउट एनी एफर्ट कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे होते नहीं है मॉलिक्यूल। ये क्या होता है आगे हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। CH3 यहाँ पे ऐसे ले लो आप, और यहाँ CH2 CH3, ये क्या होगा? इसको बोला जाता है नाइट्रोजन इन्वर्जन। ठीक है, ऑल दो ये पोजेस कर रहा है, ऑल दो नाइट्रोजन पोजेस कायरल सेंटर बट इज नॉट गोइंग टू बी सो कायरलिटी, यानी कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा यहाँ पे ड्यू टू नाइट्रोजन। चाहो तो नोट्स में आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन इस पे करेंगे जब हम लोग डिफरेंट ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे, तो वहां पे भी डिस्कशन आएगा ये कि नाइट्रोजन इन्वर्जन क्या होता है। नाइट्रोजन का वन फॉर्म से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्लिप करता रहता है, वन पोजीशन से साइड से दूसरे साइड जाता रहता है, और देखेंगे कैसे आकर होता है। बट यहाँ पे लिख सकते हो कि नाइट्रोजन कॉन्टेन 4 डिफरेंट ग्रुप, लोन पेयर भी तो ग्रुप की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, 4 डिफरेंट ग्रुप, but it does not show ऑप्टिकल एक्टिविटी। आगे बात करेंगे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू नाइट्रोजन इन्वर्जन। इस केस में हम लोग नाइट्रोजन इन्वर्जन देखेंगे। हर नाइट्रोजन के केस में नहीं होगा, कहीं ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे नाइट्रोजन जो इन्वर्जन है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और जहां पे भी रोका जाएगा तो कायरल सेंटर बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा, कायरलिटी शो करेगा। तो नाइट्रोजन कॉन्टेन 4 डिफरेंट ग्रुप बट इट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू नाइट्रोजन इन्वर्जन। जस्ट अभी पॉइंट लिख लो आप, आगे डिस्कशन का पार्ट बनेगा। जैसे ऐसे कोई केस पूछ दे है ना, इस बात को ये ऐसे कुछ क्वेश्चन में रख देता हूँ। कोई पूछे कि हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस केस, तो इन दैट केस क्या करना होगा? आप सल्फर को भी काउंट करना होगा, सल्फर भी आ जाएगा, ये कार्बन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर में आएगा बट कायरलिटी नहीं शो करेगा ड्यू टू नाइट्रोजन इन्वर्जन। उसके अलावा ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, लिस्ट किया। अगर पूछता है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, फिर आप इसको मत काउंट करना। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कायरल कार्बन इज इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि 4 जो देखना आप बस की कौन से ऐसे कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये हो जाएगा 2। अगर बोलता है कायरल सेंटर, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, तब इन दैट केस इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ये सल्फर को भी काउंट किया जाएगा। सल्फर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात? कायरल सेंटर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी पे, दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन। ये सीखना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि यही ड्रॉ नहीं लोग करते, इसी को प्रैक्टिस नहीं करते, आगे चीजें आसान नहीं रहती। तो इसीलिए हम लोग अभी जस्ट ऊपर की आइडिया दे रहे हैं कि कहाँ पे ऑप्टिकल क्यों कैसे ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कराया जा सकता है मॉलिक्यूल में। अभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में नहीं मूव किए, आगे डिस्कस करेंगे, बट चीज़ों को सीख लेते हैं, पहले चीज़ों को सीख लेते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी पे तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब देखो प्रोजेक्शन फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने इसके पहले क्या किया था, 2 प्रोजेक्शन फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हो, साहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। उसका यूज क्यों किया जा रहा था, साहर्स प्रोजेक्शन हो जाए या न्यूमैन प्रोजेक्शन? बिकॉज आप क्या करना चाह रहे हो, 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन बोर्ड पे दिखाना चाह रहे हो, विजुअलाइज करना चाह रहे हो कि सच दैट कि मैं 2 डायमेंशन स्पेस का यूज करके 3 डायमेंशन बॉडी को ऑब्जर्व कर सकूं। ये प्रोजेक्शन फार्मूला का वही यूज रहता है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोजेक्शन फार्मूलेज यूज करने पड़ेंगे। प्रोजेक्शन ये होता है कि 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, जैसे था वैसे प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस प्रोजेक्शन को सीखते हैं, ये कौन कौन सा प्रोजेक्शन होता है, ताकि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज में यूज करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला सीखना बहुत ही जरूरी है, समझना कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो पहला आता है वेज डैश, पहला वेज डैश प्रोजेक्शन। ये शायद सीखा होगा, अभी तक हम लोग कई जगहों पे इसको यूज भी कर चुके हैं। वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है? वेज डैश प्रोजेक्शन हम लोग यूज करते हैं 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन स्पेस पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, 2 डायमेंशन बोर्ड पे। अब सच दैट कि रिप्रेजेंट ऐसे किया जाए तो कि हम लोग को विजुअलाइज हो सके ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन
मॉलिक्यूल है, 3D मॉलिक्यूल है। तो ये यूज क्या किया जाता है, जस्ट मैं मेंशन कर देता हूं इसको कि टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन 2D में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल को। देखो विजुअलाइज करना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, बहुत सिंपल सा केस है। ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन आपने लिया, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इसी प्लेन में, जैसे मैं एक प्लेन एज्यूम कर रहा हूं लाइक दिस प्लेन जो बोर्ड में लाइज करेगा, तो 3 एटम से मिला के आप एक प्लेन तो बना सकते हो ना। 3 एटम को लो और एक प्लेन बनाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो एटम्स हैं एक प्लेन में लाइज करेंगे। तो उस एटम को आप एक प्लेन में दिखाना, तो हाइड्रोजन ऊपर गया, अब मैं इधर एक कार्बन लगा देता हूं, मान लो एज्यूम करो कि ये CH3 ग्रुप है, दिस इज द CH3 ग्रुप, दिस वन इज आवर CH3 ग्रुप। अब समझना इस बात को, एक जो एटम है वो प्लेन के आगे है, अगर ये मैं प्लेन एज्यूम करूं, दिस इज आवर प्लेन जिसके अंदर ये 3 एटम लाइज कर रहे हैं, उस प्लेन के एक साइड में, प्लेन के एबव द प्लेन ये ग्रुप अटैच्ड है, प्लेन के बिलो ये ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या किया जाता है कि अब देखो, अब 3 डायमेंशन में लाइज कर रहा है, इसको हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, तो क्या इन्होंने बोला, ठीक है, जो प्लेन में लाइज कर रहे हैं जो लाइन, उसको आप नॉर्मल लाइन से उस बॉन्ड को दिखाओ जो मॉलिक्यूल प्लेन में, एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं, जो बॉन्ड एक प्लेन में लाइज करे, और जो बॉन्ड बैक द प्लेन है, जैसे आपने लिया ये जो एटम है बैक द प्लेन है, उसको आप डैश से दिखाओ, इसको बोला जाता है डैश, ठीक है। ये वाला जो हम लोग लिख सकते हैं, कोई ग्रुप लिख लेते हैं, OH मैं मान लेता हूं, ये वाला OH, ठीक है। तो ये बैक द प्लेन हो गया। जो फ्रंट कार्बन है, जो आपके तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, हमारी तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, यानी कि ये प्लेन से ऊपर निकला हुआ कार्बन, उसको आप डैश से, वेस्ट से दिखाओ। ये हो गया हमारा डैश, डैश आप दिख रहे हैं डैश, और ये बॉन्ड हो गया हमारा, मान लो कि ये क्लोरीन की जगह कोई भी ग्रुप ले लो आप, आयोडीन ले लो, तो ये जो बॉन्ड होगा ना, इसको हम लोग दिखाएंगे वेज से, इसको बोला जाता है वेज। तो ये सिंपल सा कहानी है इसके लिए, सिंपल सा केस है। अब विजुअलाइज कर पा रहे हो ना सिंपली, कि ये जो एटम्स हैं, ये 3 एटम एक प्लेन में लाइज करें, 1 2 3 एक प्लेन में लाइज करें, तो इनको मैं बोर्ड के प्लेन में ही दिखा दिया, ये एक बोर्ड के प्लेन में लाइज करें। अब इस प्लेन से जो बिलो है इसको मैंने डैश से दिखा दिया, और प्लेन के जो एबव है इसको वेज से दिखा दिया गया, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो यहां पे समझो आप, वेज डैश में बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, एक ही बार समझने के लिए रहता है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन लाइज इन प्लेन, जो प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग मॉलिक्यूल को लाइज ड्रॉ कर रहे हैं, उसी प्लेन में नॉर्मल लाइन लाइज करेंगे। दूसरा जो वेज लाइन है, वेज लाइन, ये कैसा होगा, वेज लाइन इज, दिखा तो प्लेन में ही रहे हैं, बट चूंकि हम लोग विजुअलाइज करना चाह रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, बट एक्चुअल में क्या है, ये मॉलिक्यूल हमारे तरफ, आयोडीन हमारे तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, लाइक दिस, हमारे तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, ऐसा नहीं है रिप्रेजेंट, बट इसको हम लोगों ने क्या किया, cos थीटा लेके प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने पे ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये हम लोगों ने प्रोजेक्शन लिया है, इसके लिए इन्होंने वेज लाइन का यूज किया। तो वेज लाइन का यूज क्या होता है, ठीक है, जो लाइन होता है बॉन्ड, द बॉन्ड लाइज एबव द प्लेन, एबव द प्लेन, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है, टुवर्ड्स अस। दूसरा जो डैश लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डैश लाइन है लाइक दिस, डैश डैश हम लोगों ने बनाया है ना, डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बॉन्ड लाइज, जो बॉन्ड है वो बैक साइड ऑफ द प्लेन है, बट चूंकि हम लोग को रिप्रेजेंट करना है भाई, तो अदरवाइज मॉलिक्यूल को देख कैसे पाएंगे, 2 डायमेंशन के थ्रू हम लोग 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को देखना चाह रहे हैं। तो डैश लाइन क्या होगा, बॉन्ड लाइज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम अस लिख सकते हो, या अवे फ्रॉम व्यूअर, इसको भी हम लोग व्यूअर ही लिख सकते हैं, टुवर्ड्स व्यूअर, ठीक है, जो इसको देख रहा है उसके टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है। ये एटम हमारे तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, ये एटम हमारे तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, एक एटम बैक द प्लेन है, ये 2 एटम सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं, एक प्लेन, ये एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं, देखना आप ध्यान से, लाइक दिस, ये जो हाइड्रोजन और मिथाइल है एक प्लेन में लाइज कर रहा है, एक हम लोग के तरफ में पॉइंट आउट किया हुआ है, और एक जो है बैक द प्लेन गया हुआ है, लाइक दिस, लाइक दिस।
अब इसको हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए वेज डैश का हेल्प लिया जाता है कि ठीक है, इसमें 1 बॉन्ड वेज हो गया, 1 बॉन्ड डैश हो गया, 2 बॉन्ड चूंकि ये एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं उसको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो इसको बोला जाता है वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला। अब थोड़ी सी और कहानी इस पे रखते हैं, क्या होता है एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये ध्यान से सीखना, ठीक है, गलती करोगे तो फिर माफी नहीं, क्योंकि आगे के केस में यही आप यूज करोगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को हम लोग 2 डायमेंशन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 2 डायमेंशन स्पेस के थ्रू 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये इसके थ्रू भी हम लोग 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन बोर्ड पे बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाएंगे? तो ये थोड़ा सा वेज डैश बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम नहीं है ना, सभी के पास तो टाइम होता नहीं है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना। ठीक है, कैसे इन्होंने इसको फिशर प्रोजेक्शन को कैसे कन्वर्ट किया। ये तो रहा हम लोग का टेट्राहेड्रल, एक कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, रोटेट किया लाइक दिस। ये है हमारा मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये हो गया मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल है, इसको रोटेशन से नया मॉलिक्यूल नहीं जनरेट होगा, वही सेम मॉलिक्यूल है। समझ में, इसको पहले क्लियरली आप समझो। ये है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप रोटेट कराए ऐसे। अगर ऐसे आप रोटेट कराते हो तो 2 बॉन्ड आपके तरफ पॉइंटेड किया हुआ है और 2 बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर, 2 बॉन्ड आपके तरफ पॉइंट आउट किया गया। इसको देखो, आप मार्बल्स आपके तरफ में है और ये जो 2 मार्बल्स हैं ये अवे फ्रॉम द यू है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट, फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहता है, देखो आप ध्यान से। जैसे इसी मॉलिक्यूल को मैं फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, OH, आयोडीन और यहां पे CH3, समझना इस बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्रुप है लाइक दिस, ये ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं व्यू कर रहा हूं यहां से, दिस इज व्यू। अगर मैं इसको यहां से व्यू करूंगा 2 बॉन्ड के बीच में, वेज और डैश के बीच से मैं इसको व्यू कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वेज और डैश के बीच से मैं अगर इसको व्यूज करूं तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, ये कंपाउंड मुझे क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि ये 2 एटम पॉइंटेड आउट किए हैं टुवर्ड्स मी, ये पॉइंटेड आउट किए हैं टुवर्ड्स मी, और जो है 2 बॉन्ड पॉइंटेड किया गया है अवे फ्रॉम द मी। तो जो पॉइंट अवे, इसको क्या किया जाता है, ऐसे दिखा दिया जाता है, बहुत सिंपल सा केस, ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पॉइंट आउट किया जा रहा है आपके तरफ में, यानी कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको चाहो तो अभी मैं इसी तरीके से दिखा देता हूँ, मिक्स करके दिखाता हूँ, वेज और डैश को और फिशर प्रोजेक्शन को मिक्स करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, समझना इस बात को। ये डैश हो गया, वेज हो गया, और ये डैश हो गया, सिमिलरली ये डैश हो गया। जब मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, अब कोई भी एटम, एक ही एटम है जो एक प्लेन में है, उसके थ्रू मैं दिख रहा हूँ, ये पॉइंट केवल इस प्लेन में लाइज किया हुआ है, उसके अलावा जो चारों एटम है डिफरेंट प्लेन में। तो जो मेरे तरफ पॉइंट आउट किए हुए है ना, उसको आपने ऐसे दिखा दिया, और जो अवे फ्रॉम द मी है उसको डैश से दिखा दिया। अब क्या केस है कि आप इस पे रिप्रेजेंट करो, देखो यहां से व्यू करो, तो आयोडीन, अगर मैं इसको व्यू करूंगा तो आयोडीन मेरे राइट साइड में, OH मेरे लेफ्ट साइड में, और H ऊपर हो गया, और नीचे क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया। समझ में आती है बात? अब इसको बोला इन्होंने, क्यों इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, हम लोग मान ही लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे तरफ पॉइंट आउट किया रहेगा, और जो वर्टिकल लाइन है ये अवे फ्रॉम द मी होगा। समझना बात को, जो ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है फिशर प्रोजेक्शन में, ये अवे फ्रॉम द मी होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टुवर्ड्स अस होगा, टुवर्ड्स व्यूअर होगा। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, H, CH3, OH, आयोडीन। इसको आसान इन्होंने कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया इस फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू। ये फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इसको इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, देखो 2 डायमेंशन में। बस यहां पे गलती मत करना, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड रहता है ना, क्या बच्चे सोच लेते हैं कि ये जो 2 बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड सेम प्लेन में लाइज कर रहा है, ये जो बॉन्ड है सभी के सभी सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं। गलत है, ये सभी एटम सेम प्लेन में लाइज नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल एक ही एटम इस प्लेन में लाइज कर रहा है, और वो है हमारा ये कार्बन, बीच वाला कार्बन जो है ये प्लेन में लाइज कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में।
तो फिर अदर का ओरिएंटेशन कैसे है? तो अदर का ओरिएंटेशन ऐसे कुछ है, जो वर्टिकल लाइन वाले, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हैं ऐसे आपके तरफ पॉइंट आउट किए, और जो वर्टिकल लाइन वाले हैं ये आप इधर पॉइंट आउट किए, अवे फ्रॉम द मी और टुवर्ड्स मी, अवे फ्रॉम द मी और टुवर्ड्स मी। समझते हैं इस बात को? ये जो दो एटम है देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हम लोगों ने ओरिएंटेशन, दो ग्रुप अपने तरफ पॉइंट, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली देखना पड़ेगा। ये देखो आप दो हमारे तरफ हाइड्रोजन पॉइंट आउट किया है, दो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द मी, एक ही सेंटर पे लाइज करा है, एक ही पॉइंट इस पे लाइज करा है। तो ये कंडीशन जनरेट होता है जब हम लोग बोलते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, एक्चुअल में है क्या फिशर प्रोजेक्शन, इसको नोट डाउन कर लेंगे। द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, ठीक है, क्रॉस in the form of cross with chiral carbon, with chiral carbon lies at interaction point of horizontal and vertical line। जो कायरल कार्बन है ये हमारा कायरल कार्बन, तो लाइज एट इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जो कायरल कार्बन होगा, अब ये कायरल होगा तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, कायरल अगर है राइट, तो ये जो पॉइंट होगा, ये अगर मान लो ये चार डिफरेंट ए बी सी डी है, तो इन दैट केस ये जो कार्बन होगा इसको, ये जो है पॉइंट कहलाएगा, ये कायरल कार्बन है। रिप्रेजेंट नहीं है तब भी हम लोग वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा क्या मेंशन किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, अनवर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन। ये मेन चेन है, आप कैसे भी एक कार्बन के केस में तो कोई ले सकते हो। मेन चेन इज टेकन विथ फर्स्ट कार्बन एट टॉप, जो जिसको हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर के बेसिस पे जिसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे उसको आप टॉप मोस्ट में रखना। ठीक है, उसको आप टॉप, अनवर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन, जो चेन होगा मेन चेन उसको हम लोग जो है वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, और फर्स्ट जो कार्बन होगा, फर्स्ट जिसको नंबरिंग दिया जाएगा उसको आप टॉप में रखना, विथ फर्स्ट कार्बन टॉप। जब अल्फाबेटिकली आप नेमिंग नंबरिंग करते हो तो जो पहले नंबर पे आएगा उसको आप ऊपर में रखोगे एट टॉप। ठीक है, नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन pointed towards us या pointed towards viewer, जो व्यूअर है उनके तरफ पॉइंट आउट करेगा, pointed towards viewer like this। ये आपके तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, हमारे तरफ ये पॉइंट आउट किया हुआ, तो pointed towards viewer and vertical line represent vertical line away from the viewer, pointed ऐसे लिख दें, pointed away from the viewer, away from the viewer, ठीक है, ये away from the viewer होगा like this। ये हमारे तरफ पॉइंट आउट किया गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यू, तभी तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। क्या करते हैं बच्चे, इसको हम प्लेन में समझ लेते हैं, ये प्लेन में लाइज करा, ऐसा नहीं होता है, टेट्राहेड्रल शेप है। आप खुद देखो बॉन्ड एंगल 109 के क्लोज होगा, तो इन दैट केस कैसे आप सोच सकते हो कि बॉन्ड एंगल 90 होगा, ये 90 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना बॉन्ड एंगल। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉलिक्यूल, ताकि चीजें आसान हो, हम लोग आसान बना के हम लोग विजुअलाइज करना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन की, हर बार मुझे वेज डैश ना बनाना पड़े। सिंपली आप क्या करो, क्रॉस लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ये कायरल सेंटर हो गया, इसके साथ जो ग्रुप चारों ग्रुप अटैच्ड है वो हो गए। ध्यान में बस ये दिमाग में बैठाए रहना, विजुअलाइज जब आप कर रहे हो ऐसे मत विजुअलाइज करना कि ये जो लाइन है ये प्लेन में लाइज कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहा है, ये लाइन बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहा है, इसको कभी ऐसे विजुअलाइज मत करना, अदरवाइज फिर गलत करोगे। आप ऐसे विजुअलाइज करना कि ये जो है आपके तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है और ये हम लोगों से बाहर जाते हुए पॉइंट आउट किया। समझ में आता है बात? ये अवे फ्रॉम द मी है, ये जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है, ये अवे फ्रॉम अस है, और ये जो दो बॉन्ड है ये टुवर्ड्स अस है, ये हमारे तरफ पॉइंट आउट किए रहेंगे।
ठीक है, सिंपल सा केस है, आप समझ सकते हो ना इस चीज को। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो प्रॉपरली। ये चीज दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये समझना हम लोग अभी तक टोटल 4 टाइप ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या क्या केसेस था इसमें? हम लोगों ने जो है साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा था, देन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देन वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस लेक्चर में देखे, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। क्यों इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत है? आगे हम लोग जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में रिलेशन निकालना चाहेंगे उसके लिए हम लोग को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर वेज डैश फॉर्मूला दे दिया है, या आपको जो है साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे दिया है, या न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे दिया है, तो इन दैट केस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो आइए बात करते हैं इसमें कि जो है किस तरीके से वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, क्या इस तरीके से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पहला आप मेंशन करना, पहला दैट इज वेज डैश टू फिशर। ठीक है, इसके उल्टा जाना आसान रहता है, जनरली फिशर से वेज डैश में हम लोग बता सकते हैं। और फिशर जो है वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे आएंगे, ये थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन कैसे आएंगे समझते हैं इस बात को, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। क्या होता है स्टेप 1 में कंसीडर किया जाए इसको, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये किया जाता है कि ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विथ कायरल सेंटर। ठीक है, ये तो हम लोग करते ही हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ड्रॉ करने के लिए। जो कायरल सेंटर है उस तरीके से आप ड्रॉ कर लो कायरल सेंटर के साथ में। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पहले लिख लेते हैं स्टेप क्या फॉलो किया जाएगा। अगर वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है और उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टेप 1 ड्रॉ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विथ कायरल सेंटर। अब क्या करना है, आपको ग्रुप को प्लेस करना है। ठीक है, ग्रुप को प्लेस करना है इसमें। तो यहां पे क्या करोगे कि प्लेस नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन होगा मींस एक वेज होगा एक डैश लाइन होगा, लेकिन जो नॉर्मल लाइन होगा उसको आप क्या करोगे, प्लेस नॉर्मल लाइन ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेज एंड डैश लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल, इस पे आप रखोगे ऑन हॉरिजॉन्टल। तो प्लेस नॉर्मल लाइन ऑन वर्टिकल एंड वेज एंड डैश लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये रहा स्टेप 2। देन स्टेप 3 में लीव ऑल डैश एजिट एंड मूव वेज लाइन टू अनदर साइड। ठीक है, आप क्या करो कि जो डैश लाइन है उसको वैसे ही छोड़ दो, लेकिन जो वेज लाइन हो उसको आप अनदर साइड में मूव करा दो। देखते हैं, लाइन टू अनदर साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन। आप क्या करो, इसको मूव करा दो अनदर साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो ये केस कंसीडर करते हैं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये केस कंसीडर करना, क्लोरीन हाइड्रोजन, इधर मैंने ब्रोमीन लिया हुआ है और इधर जस्ट एज्यूम कोई ग्रुप हो गया OH ग्रुप मैंने ले लिया। अब इसको मुझे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो सच दैट कि इट कंटेन कायरल सेंटर। अब देखो इस केस में वैसे तो आप विजुअलाइज करोगे तो ऐसे आ जाएगा कि दो लाइन आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इन दैट केस वो आपको आपके तरफ पॉइंट आउट किया रहेगा, आपके तरफ पॉइंट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम लोग दिखा दे बस ऐसे है, लेकिन हमारे तरफ पॉइंट आउट किया रहता है, ये ध्यान में रहे। और ये अवे फ्रॉम अस होता है, ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये अवे फ्रॉम अस होता है। अब देखो इस केस में क्या करना है आपको कि जैसे ये जो वर्टिकल नॉर्मल लाइन है उसको आप सिंपली यहां पे रख लो, नॉर्मल लाइन।
जो है प्लेस नॉर्मल लाइन ऑन द वर्टिकल एंड वेज डैश लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, स्टेप नंबर 3 पे जाओ, लीव ऑल डैश एज इट। तो यहां पे ब्रोमीन रहेगा और यहां पे आपका हो जाएगा OH। आपने कन्वर्ट कर दिया, सेम मॉलिक्यूल है, ये सेम मॉलिक्यूल है। अब देखना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत डाउट पूछते हैं इस चीज को लेके। अगर आप इसको रोटेट कराते हो लाइक इस तरीके से, तो ये रोटेशन करेक्ट नहीं हो। क्यों रोटेशन ऐसे नहीं करा सकते हो? बिकॉज देखो ये जो एटम है ना, ये आपके तरफ पॉइंट आउट किया रहा है। अगर आपने रोटेट करा दिया 180 से बैकवर्ड साइड में, अगर आपने रोटेट करा दिया, इसको समझते हैं, ये था एटम आपके पास, तो ये 2 एटम आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करा दिए तब तो फिर ये बदल गया ना। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए वो आपके तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। तो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करा, 180 से रोटेट करा के इधर ले जाना चाह रहे हो, ऐसे रोटेट करा दिया आपने, और यहां पे आपने दिखा दिया कि ये जो मॉलिक्यूल है ब्रोमीन, और यहां पे आपने दिखा दिया OH क्लोरीन और H, ये दोनों सेम नहीं होंगे, नॉट सेम, नॉट सेम। ये आप नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है भाई। आपने फिशर प्रोजेक्शन में क्या बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके तरफ पॉइंट आउट करता रहेगा, और जब आप इसको रोटेट करा दे रहे हो 180 से, तो फिर तो मेरे तरफ पॉइंट आउट किया ना। पहले ये फिशर प्रोजेक्शन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही है। इसको मैं इस तरीके से मैं रखा हूं, इस ग्रुप को कुछ इस तरीके से रखा गया। समझो आप बात को, 2 आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है अवे फ्रॉम अस है। लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट करा दे रहे हो तो फिर तो वो कॉन्फ़िगरेशन रहा नहीं ना। फिर तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि 2 जो आपके तरफ पॉइंट आउट कराएगी। ठीक है, इसको ऐसे नहीं रोटेट कराया जा सकता। ऐसे आप कभी भी रोटेट मत कराना, अलग मॉलिक्यूल वो आता है रोटेट कराने का। ये सेम मॉलिक्यूल, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होगा। ये कुछ ऐसे जाएगा, ब्रोमीन OH, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, ये पहले क्लियर करते जाओ। आप भले इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो, क्योंकि अगर मान लो ये वर्टिकल रहा, इसको आप ऐसे रोटेट करा सकते हो। कैसे मैं बोल रहा हूं, एक प्लेन के लॉन्ग ऐसे रोटेट करा सकते हो। मींस आप इस तरीके से रोटेशन इसका जा सकता है, ऐसे जाए ऐसे जाए, ये सही है, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होगा क्या कि देखना आप, इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, ब्रोमीन इधर और OH इधर आ जाएगा। बस यही है, ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो। इसमें क्या करो, मॉलिक्यूल को एक प्लेन में ही ऐसे रोटेट करा दिए ना, इस तरीके से हुआ। ठीक है, ऐसे 2 एटम आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। अब क्या किया आपने, ऐसे रोटेट करा के ऐसे कर दिया। अभी भी तो 2 एटम पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन इसको आपने क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो फिर ये गलत है। फिर ये गलत है कि आपने क्या किया, इसको 180 से ऐसे रोटेट करा दिया तो आपके तरफ वो एटम पॉइंट आउट नहीं कर रहा है ना। तो दिस 2 आर नॉट सेम। ये सेम है, ये सेम मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस 2 आर द सेम मॉलिक्यूल, बट ये दोनों सेम नहीं है। इसमें क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन इस केस में जब आप इसको रोटेट करा दे रहे हो तो ये तो अवे फ्रॉम अस हो जा रहा है ना, ये तो अवे फ्रॉम अस हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे और मॉलिक्यूल्स को और भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा फिशर प्रोजेक्शन में। ये चीज ध्यान में रखना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करा, ऐसे रोटेशन पॉसिबल है, आप इस प्लेन में ही इसको रोटेट करा दो, दैट इज पॉसिबल। उसको रिप्रेजेंट आप उस तरीके से कर सकते हो। कुछ और प्रैक्टिस किया जाए, कुछ और केसेस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे ये देखना, इसका आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना है। इसका आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या ड्रॉ करना है। मैंने क्या बोला कि आप एक लाइन ड्रॉ करो और जो भी कायरल सेंटर है 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रुप नॉर्मल लाइन में प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर दो, और यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको देखना आप कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने क्या बोला, वे जो डैश लाइन है, लीव ऑल डैश लाइन एज इट, हाइड्रोजन को ऐसे ही छोड़ दो, और जो वेज वाला है ना उसको आप इधर लाके द वेज लाइन टू अनदर साइड में मूव करा दो, दैट्स इट। बन गया ये। वैसे इसको करो, ये वेज इसी साइड रखो H, और OH को इस साइड लाके रख दो, हो गया इसका प्रोजेक्शन, हो गया इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और करें इसमें, चलिए इसको और देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे कंसीडर किया जाए, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसको क्या करो, आप रोटेट करा दो, रोटेट करा दो सच दैट कि ये वर्टिकल लाइन में आ जाए। रोटेट कराओगे तो कैसे बन जाएगा,
कुछ ये इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, विजुलाइज हो पा रहा है ना ये। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बैक द प्लेन, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बैक द प्लेन और ब्रोमीन एबव द प्लेन। देन यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन इस तरीके से और आयोडीन कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड। करेक्ट है। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। मैंने क्या बोला कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, 3 कायरल सेंटर है, इसमें क्या करो जो नॉर्मल लाइन पे प्रेजेंट है उसको वहां पर रिप्रेजेंट कर दो, CH3 ये हो गया। अब डैश को वहीं रहने दो और जो वेज है उसको उल्टा अपोजिट साइड लेते आओ, तो अपोजिट साइड क्लोरीन आ गया। समझ में आती है बात। यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन इस साइड में आ गया, इधर जो है डैश पे हाइड्रोजन है, आयोडीन इस साइड आ गया। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान है इसको जो है हम लोग को बनाना कि किस तरीके से वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया जा सकता है। ट्राई दिस। ये भी वर्टिकली सोचा जा सकता है कि ये लाइन, इसमें हम लोगों ने रोटेट कराया, इसमें रोटेट कराने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा 3 कायरल सेंटर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन विथ 3 कायरल सेंटर। क्या मैंने बोला, इस पे आप CH3 ग्रुप को प्लेस कर दो, ऊपर नीचे जो नॉर्मल लाइन है पहले उसको प्लेस करो। अब जो है केस देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका डैश लाइन पे, तो जिस साइड हाइड्रोजन है उसको वैसे ही रहने दो और जो दूसरा जो लाइन है उसको आप इस साइड में मूव करा दो। सिमिलरली ये हाइड्रोजन को वैसे ही रहने दो, क्लोरीन को इस साइड में मूव करा दो, हाइड्रोजन को वैसे ही रहने दो, ब्रोमीन को इस साइड में। ठीक है, बन गया ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आसान है इसमें करना। क्या करना है आपको, ये तीनों ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कायरल सेंटर विद कायरल सेंटर दिखा के एंड प्लेस द नॉर्मल लाइन ऑन द वर्टिकल एंड वेज डैश लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल। कर ही रहे हैं हम लोग, वेज डैश वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रख रहे हैं। लीव ऑल डैश एज इट एंड मूव वेज लाइन टू अनदर साइड ऑफ द वर्टिकल। क्या करना है आपको, जो है जो डैश लाइन है उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है और वेज लाइन को उठा के अपोजिट, जैसे ऐसे कुछ है स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, हम लोग एक डायरेक्शन में विजुअलाइज करें, तो डैश को ऐसे ही छोड़ दो, वेज को लाके ऐसे दिखा दो, ये हो जाएगा। क्या किया मैंने, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ही रह गया, क्लोरीन को लाके ऐसे दिखा दिया। बेसिकली हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट कराने पे हमारे तरफ पॉइंट आउट करेगा ना। हम लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, वही केस हो रहा है। आप क्या करो, इसको रोटेट करा दे रहे हो तो रोटेट करा के ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे रोटेट करा के ये मत दिखाना, ये स्ट्रक्चर इसका करेक्ट नहीं होगा, नॉट सेम। ठीक है, इसको आप 180 से ऐसे रोटेट करा सकते हो। तो प्लीज नोट डाउन कि कैसे वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन में पहुंचा जाएगा। सेकेंड आप मेंशन करना, सेकेंड वन दैट इज साहर्स प्रोजेक्शन से आप फिशर पे कैसे पहुंचोगे। साहर्स प्रोजेक्शन टू फिशर, टू फिशर ये कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखते हैं इसको। कन्वर्ट स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन टू स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन टू एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स में कन्वर्ट करके तब करना है, बिकॉज देखो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे, ये तो जो कन्फॉर्मेशन है आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे ना। सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग तो रोटेट कराया जा सकता है, तो रोटेट करा के करेंगे। मान लो एक एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर स्टैगर्ड दिया रहेगा तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर एक्लिप्स है तो फिर तो इन दैट केस कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस कंसीडर करते हैं। पहले मान लो ऐसे एक्लिप्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप लगा देता हूँ, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3 और यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा देता हूँ। मतलब आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करा के ना इसको इसी फॉर्म में लेते आना है, वाई फॉर्म में, वाई रहे इस तरीके से। अब क्या कर सकते हो, आप इजिली ऊपर से इसको विजुअलाइज कर सकते हो, राइट, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। अब देखो विजुअलाइजेशन में क्या दिखेगा, 2 बॉन्ड आपको ऐसे दिखेगा, ऊपर साइड में 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक दूसरे साइड में 2 बॉन्ड दिख रहा है। और मैंने बोला कि जब आप ऐसे देख रहे हो तो 2 लाइन जो आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा, जो आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाओ। तो सिंपल सा केस आ गया ना फिर आपके सामने। क्या करना है इस केस में कि CH3 को ऐसे रख दो नीचे, एक CH3 इधर गया, अब इसको आप रखो। जब आप ऐसे ऊपर से देखोगे इसको, तो हाइड्रोजन देखो, आप इस साइड में देख रहे हो, मैं थोड़ा सा एंगल दे देता हूं इसको, अपने व्यूज को एंगल दे दिया जाए तो CH3 ये वाला टॉप CH3 है, ये बिलो CH3 है। आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड से देखो कोई दिक्कत नहीं, देखने में क्या प्रॉब्लम। तो इन दैट केस ये क्या होगा, CH3 ये टॉप वाला हो गया, CH3 ये डाउन वाला हो गया। अब देखो ये इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो
मेरे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में ब्रोमीन। इधर देख रहा हूं तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में। सिंपल सा कैसे इसको बनाना, ड्रॉ करना। जैसे कोई भी कंफर्मेशन दिया हो, कोई भी कंफर्मेशन दिया हो, आपको क्या करना है, जैसे ऐसे कुछ दे दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको इस तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये भी एक्लिप्स है, ठीक है, ये भी एक्लिप्स है, बट इसको क्या करो आप कन्वर्ट कर दो उस फॉर्म में, ताकि आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा आसान रहे। क्या मैं बोला हूँ, इसको सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग तो रोटेशन पॉसिबल ही है, ये सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन तो कराया जा सकता है, तो आप इसको रोटेट करा दो। तो इधर रोटेट कराओगे तो ब्रोमीन उस साइड चलाएगा, क्लोरीन इधर चलाएगा, CH3 नीचे चला जाएगा। इधर आप रोटेट कराओगे तो ब्रोमीन इधर चला गया, क्लोरीन इधर, CH3 इधर, ठीक है। अब इसको आप व्यू करो, यहां से आप टॉप व्यू कर रहे हो, चाहे आप इस साइड में करो या इस साइड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे जो है कंसीडर करो, CH3 इधर हो गया, ब्रोमीन ये हो गया, क्लोरीन इस साइड में हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, क्लियर है। और नीचे आपका CH3 ग्रुप हो गया। अगर स्टैगर्ड कंफर्मेशन भी दिया हुआ है तब भी आप रोटेट करा के उसको एक्लिप्स कंफर्मेशन में ही कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तभी आपको आसान होगा। इस तरीके से वाई शेप्ड में ले लो, क्योंकि हम लोग को ये जब पूछ देगा ना कि रिलेशन पता करो इन दो कंपाउंड में, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें। बात समझ में आता है। एक और कंसीडर कर ले, एक्लिप्स वाला देख लेते हैं। मान लो ऐसे कुछ दिया, एक्लिप्स का देख लिया हम लोगों ने, स्टैगर्ड कंफर्मेशन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन, मिथाइल और फ्लोरीन मैं ले लेता हूं। इधर मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, CH3, ये भी स्टैगर कंफर्मेशन नहीं है, मैं चाह रहा हूं आपको स्टैगर कंफर्मेशन दिया जाए। मैंने क्या बोला, आपको इसको वाई शेप्ड एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको मेंशन कर दिया जाए, वैसे मेंशन बोला जाता है एक्लिप्स फॉर्म में, मैं लिख देता हूं कंफर्मेशन टू वाई शेप्ड एक्लिप्स, ताकि हम लोग विजुअलाइज कर पाए। वैसे आप किसी भी एक्लिप्स फॉर्म में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसको, इसके अलावा रोटेशन तो पॉसिबल ही है, रोटेट आप करा सकते हो, कैसे भी रोटेट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रोटेशन कराते हैं। तो रोटेट कराने के बाद मान लो क्लॉकवाइज रोटेट करा, कैसे भी रोटेट कराओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, CH3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं वाई शेप्ड में। इसको आप क्या करो, रोटेट कराया आपने क्लॉकवाइज, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा और फ्लोरीन नीचे चला जाएगा, फ्लोरीन नीचे चला जाएगा। अब क्या करो, आप इसको टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू इसका देखो तो क्या दिखेगा टॉप व्यू में, एक दिखेगा कि हाइड्रोजन आपके राइट साइड में है, देन CH3 इधर है, फ्लोरीन यहाँ टॉप में है, यहाँ पे नीचे में फ्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। हो गया आपका किससे, साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। बस क्या ध्यान में रखना है कि जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन होगा उसको आपको वाई शेप्ड एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। वाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाई बन रहा है ना इस तरीके से, इसलिए, ठीक है, ताकि आसान रहेगा व्यू उसमें करना। अब नीचे से थोड़े देख पाओगे, नीचे से देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यहां से व्यू करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कंपेयर टू यहाँ आसान है व्यू करना। ऐसे ग्रुप हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये दोनों ग्रुप मेरे टॉप दिख रहा है, टॉप में कि मेरे तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा उसी तरीके से, ठीक है। अब होता है एक और कंसीडर किया जाता है दैट न्यूमैन प्रोजेक्शन, थर्ड वन इधर ही मेंशन कर देते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर। ये कैसे देखा जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर। इसमें क्या होगा, सेम कहानी है, आपको क्या करना है, कन्वर्ट स्टैगर्ड कंफर्मेशन, फिर से मैं मेंशन कर देता हूं, कन्वर्ट स्टैगर्ड कंफर्मेशन वाई शेप बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि वाई बनना चाहिए, बस यही विजुअलाइज करने में आसान होता है। कन्वर्ट स्टैगर्ड कंफर्मेशन टू वाई शेप्ड एक्लिप्स, इससे होगा क्या कि आपको जो है विजुअलाइज आसान हो जाएगा, इजीली विजुअलाइज कर सकते, ठीक है, इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तब तो हम लोग को ड्रॉ करना ही पड़ेगा फिशर प्रोजेक्शन में, तब और कोई रास्ता नहीं बचता है। जैसे ये केस देखो, मैं एक सिंपल सा एक्लिप्स केस लूं, CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे ले लेते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही सभी चीजें आएंगी। मान लो यहाँ पे आपने कंसिडर किया CH3, यहाँ पे कंसिडर किया ब्रोमीन और यहाँ कंसिडर कर लो आप कोई ग्रुप क्लोरीन, ठीक है। अब इसको आप विजुअलाइज करना है, मैंने बोला वाई शेप्ड एक्लिप्स कंफर्मेशन में कन्वर्ट करके करो। अब इधर से टॉप व्यू करोगे, टॉप विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, क्या दिखेगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो दो ग्रुप दिखेगा, तो ये आप ड्रॉ कर लो। इसका सिंपल सा केस है फिशर प्रोजेक्शन। देखो
एक ब्रोमीन जो बैक साइड वाला है उसको अगर टॉप कार्बन मानते हो तो उसको कंसीडर कर लो, ब्रोमीन वाले को बैक वाले साइड को अगर टॉप कार्बन माने तो ब्रोमीन उधर चला गया। अगर क्लोरीन इधर कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो क्लोरीन ये नीचे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, CH3 इधर आ गया। वैसे ही आप देख लो, ब्रोमीन इधर और CH3। जब कब कंसीडर कर रहा हूं, जब मैं बैक वाले कार्बन को टॉप कंसीडर कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान लो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो किसको मान के, अगर इस वाले को टॉप मान के बनाते हो तो समझना इस बात को, तो आपके राइट साइड ब्रोमीन चला जाएगा, बस ये होगा। देखना, अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को टॉप कार्बन मानूं, जब ऊपर से विजुअलाइज कर रहा हूं, विजुअलाइज तो कर पा रहे हो ना, ऊपर से अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो इधर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में CH3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ब्रोमीन। वैसे ही आपके ये बैक वाले कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाए तो CH3 इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर, और नीचे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। है क्या इसको बेसिकली क्या किया गया, इसको 180 से तो रोटेट करा है ना आपने, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेते गए, उसमें नहीं चेंज होगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, बस आप इसके अलावा मत रोटेट करा देना। ये रोटेट कराओगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन उसके अलावा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और भी कैसे जाएगा, मान लो कि ये तो रहा इक्लिप्स दिया हुआ था, अगर इक्लिप्स नहीं देता फिर आप क्या करते हैं, जैसे ये हुआ CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन, ऐसे कुछ दिया रहे, समझ में आ रही है बात, CH3 हाइड्रोजन ऐसे कन्फर्मेशन दिया रहे क्लोरीन, फिर आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर दो वाई शेप्ड इक्लिप्स कन्फर्मेशन में। तो ऊपर फ्रंट वाला कार्बन तो वाई ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको रोटेट कराने की जरूरत है, तो बैक वाले कार्बन को रोटेट करा दो। अगर रोटेट कराते हो इसको यहाँ लेकर आओगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, तो देखो क्या हो गया। अगर इसको शिफ्ट किया जाए तो हाइड्रोजन नीचे आ गया बैक वाले कार्बन पे, CH3 इधर गया, क्लोरीन इस साइड चला गया। फ्रंट वाले कार्बन पे तो कोई सोचना ही नहीं है, CH3 इस साइड में है, आपका क्लोरीन इस साइड में है और हाइड्रोजन नीचे, ठीक है, समझ में आता है बात। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो फिशर प्रोजेक्शन में, इसको कन्वर्ट कर दो, इसका टॉप व्यू। अब कोई भी कार्बन को टॉप कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक वाले कार्बन को देख लो, क्योंकि इधर से देखने में टॉप दिखेगा, तो इधर जो है टॉप कार्बन अगर हाइड्रोजन है तो देखोगे कि इसका CH3 ग्रुप जिस साइड में है उसी साइड फिर रिप्रेजेंट कर दो, CH3 क्लोरीन CH3 और ऊपर और नीचे आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। ये हो गया आपका आराम से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये चीज है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने आना चाहिए, चाहे वो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हो या सार्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हो या न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे हर टाइप के जो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया रहेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए, तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप उस फॉर्मूलेस पे वर्क कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा उस पर वर्क कर सकते हो। तो प्लीज नोट डाउन। ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।